पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस में जो अभी हमने तक अभी बात की अबाउट फॉसिल्स, उनके टाइप्स की बात की, उनकी डेटिंग की बात की और कुछ रॉक्स की बात की, जिन रॉक्स के अंदर हमने देखा कि मैक्सिमम फॉसिल्स का वहां पर एक्सप्लोरेशन हो सकता है। मैक्सिमम फॉसिल्स ऐसी ही रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर पाए जाते हैं। अब देखिए, जहां तक बात है जियोलॉजिकल टाइम स्केल की, जो कि मैं पहले भी बात आपसे कर चुका हूं, अर्थ का जो एक क्रोनोलॉजिकल टाइम पीरियड है, मतलब राइट फ्रॉम इट्स ओरिजिन, जब अर्थ पहली बार बनी से लेकर आज तक का जो समय है, वो एक अर्थ की हिस्ट्री कि अर्थ के सरफेस पे या अर्थ के एटमॉस्फेयर पे या अर्थ के किसी भी तरह के पैरामीटर के अंदर, एनवायरमेंटल फैक्टर के अंदर क्या बदलाव आया, क्या क्या इवेंट्स अर्थ के सरफेस पे हुए होंगे। तो ये एक जियोलॉजिकल टाइम स्केल के थ्रू हम मेजर करते हैं। अब साथ ही साथ में जिस तरह से अर्थ का ओरिजिन से लेकर अभी तक का समय हम समझने की कोशिश करते हैं कि अर्थ पे क्या बदलाव आए, उसी तरह से जो अर्थ के ऊपर पहली लाइफ फॉर्म बनी, जो कि हम ये मान के चलते हैं कि अगर खास तौर पर ए सेलुलर फॉर्म की बात करें तो हम कहते हैं कि 3000 मिलियन ईयर्स अगो पहली ए सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ आई होगी और 2000 या 2000 मिलियन ईयर्स अगो फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ आई होगी। अब ये दोनों ही चीजें क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं यहाँ पे कि बायोलॉजिकल एवोल्यूशन भी अर्थ के जियोलॉजिकल एवोल्यूशन के साथ ही पैरेलली चला होगा। तो इसलिए एक लाइन का हम यहाँ पे बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्टेटस मानते हैं या कहे एक इन्फ्लुएंस मानते हैं। और वो लाइन क्या है? वो लाइन कहती है कि जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ क्लोजली कोरिलेट्स विद द बायोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ। कहने का मतलब जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ closely correlate biological history of अर्थ। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो अर्थ के सरफेस पे बदलाव आए ड्यूरिंग द टाइम पीरियड, वैसे ही अर्थ पे जो लाइफ थी उसके अंदर भी बदलाव आए। तो जियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल हिस्ट्री अर्थ की दोनों ही पैरेलली इस जियोलॉजिकल टाइम स्केल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल क्या है, ये है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है हिस्ट्री का, जिसपे हम ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की बात करते हैं। इट्स अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ हिस्ट्री, इतिहास, ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, कि ऑर्गेनिक एवोल्यूशन किस तरह से हुआ होगा। ऑर्गेनिक एवोल्यूशन का मतलब यहाँ पे मैं बायोलॉजिकल एवोल्यूशन की बात ही कर रहा हूँ। किस तरह से एक सिंपल सेलुलर फॉर्म धीरे 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 एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लाइफ के बदली होगी, जो आज के दौर पे हम देखते हैं। अब अगर हम अर्थ की बात करें तो हम क्या करते हैं, देखिए, इस जियोलॉजिकल टाइम स्केल को हम कुछ टाइम स्पैन्स के अंदर बांटते हैं। जैसे कि अगर हम देखें, हमारी जो टाइम वॉच है उसमें सबसे बड़ा टाइम स्पैन किसका होता है? आर का, ठीक है। उसके बाद उससे छोटा टाइम स्पैन किसका होता है? मिनट का। उससे छोटा टाइम स्पैन किसका होता है? सेकंड का। उसी तरह से मतलब ये जो वक्त हमारी घड़ियों में दिखता है, अगर हम इस धरती के इसी ओरिजिन से लेके आज तक के वक्त को अगर बांट दें डिपेंडिंग ऑन दी इंटरवल साइज जो है टाइम पीरियड का या स्पैन का, तो सबसे बड़ा जो स्पैन है उसको हम बोलते हैं इपॉक, सॉरी उसको बोलते हैं एरा। और अगर हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल की बात करें तो हमारे पास ओवरऑल 6 एराज हैं, जिसके अंदर हमने पूरे जियोलॉजिकल टाइम स्केल या पूरी अर्थ की हिस्ट्री को बांट दिया, ठीक है। और 6 एराज के बाद अगर हम देखें, क्या इससे कोई छोटा टाइम स्पैन है जिसके अंदर हमने बांटा है अर्थ के जियोलॉजिकल टाइम स्केल को या अर्थ की क्रोनोलॉजिकल हिस्ट्री को, या उस वक्त को जहां से अर्थ का ओरिजिन से लेकर अभी तक की बात जो हम कर रहे हैं, तो उससे छोटा जो टाइम स्पैन आता है वो आता है आपका पीरियड। देखिए, सारे एराज को तो हम पीरियड्स के अंदर नहीं बांटते, बट कुछ ना कुछ एराज ऐसे हैं जहां पे हमें पीरियड्स की बात करनी पड़ती है। और उससे छोटा है कुछ पीरियड्स को हम खास तौर पे उन पीरियड्स को जो कि हमारे रीसेंट पीरियड्स हैं, या कहें जिन पीरियड के अंदर हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल के अकॉर्डिंगली अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं, कुछ
1000 या लाख साल पुरानी बात अगर हम बात करें, तो वहां पे उन पीरियड्स को हम उससे भी छोटे टाइम स्पैन में बांटते हैं, जिसको हम कहते हैं इपॉक। तो अब क्या हुआ कि जब देखिए अर्थ की बात करें या अर्थ के क्रोनोलॉजिकल हिस्ट्री की बात करें, तो ऐसा माना जाता है कि जैसे जैसे अर्थ ओल्ड होती गई, मतलब ओरिजिन से लेके आज तक की बात, तो कई सारे ऐसे डिस्टर्बेंस, कुछ ऐसे इवेंट्स अर्थ पे हुए, जिन डिस्टर्बेंस या इवेंट्स की वजह से अर्थ के ऊपर जो बायोलॉजिकल एवोल्यूशन है उसके अंदर बदलाव आया। अब ये जो डिस्टर्बेंस है, इनको हम रेवोल्यूशन या कैटलिज्म के तौर पे हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। इनका मतलब ये होता है कि एकदम से कोई बदलाव आया, बदलाव में आप कह सकते हैं कोई एटमॉस्फेयर, कोई एनवायरनमेंट में बदलाव आ गया, कोई मीटेरॉइड गिर गया, कोई कुछ हो गया। तो उस हिसाब से क्या हुआ कि जब ये रेवोल्यूशन हुआ, मतलब जब ये इवेंट हुआ, तो कहीं ना कहीं जो बायोलॉजिकल लाइफ अर्थ पर उस वक्त पनप रही होगी या उस वक्त जी रही होगी, उसके अंदर चेंज आया होगा। कैसे चेंज आया होगा? उसमें कुछ बायोलॉजिकल लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कुछ स्पीसीज उस इवेंट की वजह से या तो एक्सटिंक्ट हो गई होगी, वो तो खत्म होगी, और कुछ उस इवेंट की वजह से बदलने के लिए मजबूर हो गई होगी, और जो बदली वो आगे प्रोपोगेट करती गई, और जो नहीं बदली वो उस वक्त एक्सटिंक्ट हो गई। तो कहीं ना कहीं इन इवेंट्स को, जिनको आप रेवोल्यूशन कहते हैं, हम बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर मानते हैं बायोलॉजिकल रेवोल्यूशन में, जिसकी वजह से आज के दौर पर हमें इतनी ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन ऑर्गेनिजम्स की इस धरती पर, इस सरफेस पर धरती के देखने को मिलती है। तो अगर मैं ये बात करूं कि जो इंटेंस डिस्टर्बेंस रही होगी, क्या हुआ होगा कि ड्यूरिंग दिस हिस्ट्री या ड्यूरिंग हिस्ट्री ऑफ अर्थ, ठीक है, व्हाट माइट हैव हैपेंड, कुछ इंटेंस इवेंट्स रहे होंगे जो शायद उस वक्त हुए होंगे, दे माइट हैव हैपेंड ड्यूरिंग दैट क्रोनोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ, जिनकी वजह से जो इंटेंस इवेंट है ये एक तरह से क्या है, डिस्टर्बेंस है। और इन्हीं डिस्टर्बेंस को हमने कहा कि हाँ, ये क्या मानी जा सकती है, रेवोल्यूशन मानी जा सकती है। और इसमें एक और टर्मिनोलॉजी रेवोल्यूशन की जगह पे हम यूज करते हैं, जिसको हम कहते हैं कैटाक्लाइज्म। और इन इवेंट्स की वजह से, इन रेवोल्यूशन की वजह से क्या हुआ होगा, कुछ स्पीसीज, सम स्पीसीज एक्सटिंक्ट, सम सर्वाइव्ड एंड चेंज, या कहें इवॉल्व। कुछ तो एक्सटिंक्ट हो गई होंगी, कुछ बच गई होंगी, जिंदा रही होंगी, और बदलाव के प्रति खुद को उन्होंने समर्पित किया होगा। क्यों? क्योंकि उस इवेंट के बाद कहीं ना कहीं अर्थ के एनवायरनमेंट में, कंडीशंस में बदलाव आए होंगे, और उन बदलावों की वजह से जो स्पीसीज वहां पर रही होगी, उसके बॉडी में भी, उसके कैरेक्टर्स में भी कुछ ना कुछ बदलाव आए होंगे। अगर बदलाव नहीं आते और वो उसी तरह से खुद को रखती स्पीसीज, किसी भी एनिमल की, किसी भी ऑर्गेनिज्म की, जैसे वो उस इवेंट से, उस रेवोल्यूशन से पहले था, तो डेफिनेटली वो एक्सटिंक्ट हो जाती है। तो उसने खुद को बदला, उस बदलते मौसम में खुद को ढाला, और जब ढाल दिया तो ही उसने खुद को सरवाइव कर कर अपने आने वाली पीढ़ी के लिए एक बेस रख दिया। क्योंकि डेफिनेटली जो जिंदा रहेगा वही रिप्रोड्यूस करके फर्दर प्रोजेनिस बनाएगा, उसी की प्रोजेनिस के अंदर ही बदलाव आने की संभावना है, ना कि उनकी प्रोजेनिस में जो एक्सटिंक्ट हो गए हैं, या कहें जो एक्सटिंक्ट हो गए उनकी तो प्रोजेनी बनने की कोई चांसेस है भी नहीं। तो ऐसे फेस को हमने कहा कि भाई ठीक है, कुछ ऐसे इवेंट्स रहे होंगे, जब हम अर्थ के क्रोनोलॉजिकल हिस्ट्री की बात करते हैं, जिन इवेंट्स की वजह से उस पे अर्थ के सरफेस पर जो बायोलॉजिकल एवोल्यूशन चल रहा था, जो ऑर्गेनिजम्स वहां पे जिंदा थे, उनके अंदर बदलाव आया होगा, और वो बदलाव ही आज की इतनी ज्यादा डाइवर्स ऑर्गेनिज्म या डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म के लिए कहीं ना कहीं जिम्मेवार रहा होगा। इसके लिए जो बायोलॉजिकल
टाइम स्केल है, सॉरी जियोलॉजिकल टाइम स्केल है अर्थ का, उसके बारे में हमने अभी फर्दर नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस किया है कि किस तरह से चीजें या किस तरह से इवेंट्स रहे होंगे। देखिए अब इस स्लाइड को खास तौर पे इस तरह से डिजाइन किया गया ताकि आपको पता लग जाए कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल की जो मैं बात कर रहा हूँ उसमें वो इवेंट्स का या रेवोल्यूशंस का क्या अपना एक रोल है, और दूसरा जो इपॉक्स पीरियड्स एरास की हम बात कर रहे हैं उनका क्या अपना अपना रोल है। देखिए इपॉक्स पीरियड्स एरास जो है वो एक टाइम स्पैन को, एक टाइम इंटरवल को डिफाइन कर रहे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं कर रहे। अगर हम ध्यान से देखें तो हमारी अर्थ का जो रीजन हम मान के चलते हैं वो 4.5 बिलियन ईयर्स अगो मान के चलते हैं, और उसके बाद जो फर्स्ट सेलुलर फॉर्म को हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि उसका ओरिजिन सबसे पहले कब हुआ होगा, वो ऑलमोस्ट 2 बिलियन ईयर्स अगो या 2000 मिलियन ईयर्स अगो मान के चलते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि जो सबसे पहला, यहाँ पे मैंने जैसे कहा आपको कि हमने ओवरऑल पूरे अर्थ के हिस्ट्री को, उसकी पूरी क्रोनोलॉजिकल हिस्ट्री को हमने 6 एरास के अंदर बांट दिया, एजोइक, आर्किजोइक, प्रोटेरोजोइक, पैलियोजोइक, मीजोजोइक, सीनोजोइक। ठीक है, और पैलियोजोइक से पहले जो हमारे पास 3 एराज हैं, 1, 2 एंड 3, उन्हें हम मान के चलते हैं कि वो किस पीरियड का हिस्सा है, वो है प्री कैम्ब्रियन पीरियड। क्यों? क्योंकि जहां से एक्चुअल में हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल को डिस्कस करना शुरू करते हैं अर्थ के और बायोलॉजिकल एवोल्यूशन के, तो वो पहला एरा जो डिस्कस होता है वो होता है आपका पैलियोजोइक, और उसका जो पहला पीरियड है वो है आपका कैम्ब्रियन। इससे पहले के जो एराज हैं उसमें हमें ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता। कोई पूछे क्यों नहीं मिलता, भाई मिलेगा कैसे, वो तो शुरुआत थी ना जिंदगी की। तो जब जिंदगी की शुरुआत थी तब तो कोई फॉसिल्स तो इतने रहे नहीं होंगे, पहली लाइफ, अभी तो लाइफ बनी है, उस लाइफ को कॉम्प्लेक्स होने में बहुत लंबा समय लगेगा। तो अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं तो जो सबसे पहला जो यहाँ पे एरा बताया गया है एजोइक, एजोइक एरा है केमिकल एवोल्यूशन का। और केमिकल एवोल्यूशन से आप लोग ये समझ चुके होंगे कि यहाँ पर अभी कोई सेलुलर फॉर्म लाइफ की नहीं आई होगी, बस फिलहाल के लिए क्या चल रहा होगा, केमिकल रिएक्शन चल रहे होंगे, जिन केमिकल रिएक्शंस के थ्रू हमारे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आ रहे होंगे। तो अभी फिलहाल की लाइफ की बात करना तो यहाँ पे इनवैलिड रहेगा, इनवायबल रहेगा। फिर नेक्स्ट एरा जो आता है वो आता है आर्कियोजोइक एरा। तो सॉरी आर्कियोजोइक, आर्कियो मींस एशियंट, प्रिमिटिव। तो आर्कियोजोइक एरा में मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि इनविजिबल लाइफ थी। इनविजिबल लाइफ का ओरिजिन भी और डोमिनेंस भी यही हुआ, क्योंकि यहाँ पे अगर हम कहें तो प्रोकैरियोट्स जैसे सेल्स को देखने को हमें मिलता है, ऐसा हमें लगता है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स का यहाँ पे डोमिनेंस है, और ओरिजिन तो डेफिनेटली वो होगा ही, क्योंकि हम फर्स्ट सेलुलर फॉर्म को एज ए प्रोकैरियोट कंसीडर ही करते हैं। तो प्रोकैरियोट्स क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे, इनविजिबल लाइफ का टर्म यहाँ पे इसलिए यूज किया गया है क्योंकि विजिबल लाइफ नहीं थी, एक स्मॉल, ये कहे सिंगल सेलुलर फॉर्म थी, ये सेलुलर फॉर्म थी लाइफ की, तो विजिबिलिटी नहीं थी, इसलिए इसको हमने कहा कि इनविजिबल लाइफ इस एरा के अंदर रही होगी। उसके बाद हम बात करते हैं पहले रेवोल्यूशन की। ठीक है, तो ये पहला मेजर या कहें मेन डिस्टर्बेंस या डिस्टर्बिंग इवेंट अर्थ पे कुछ भी हो सकता है, वो रहा होगा, जिसकी वजह से जो ये आर्कियोजोइक एरा के अंदर जो प्रोकैरियोट्स हम कंसीडर कर रहे हैं उनके अंदर कुछ बदलाव आया, कुछ बदलाव आया। तो वही किस में कन्वर्ट हुए, कुछ तो उसमें से डेफिनेटली एक्सटिंक्ट हो गए होंगे जो उस बदलाव को सह नहीं पाए या उस बदलाव के मुताबिक खुद को ढाल नहीं पाए, बट जो बचे उन्होंने खुद को क्या किया, मॉडिफाई किया। और फिर कौन सा एरा हम बोलते हैं कि शुरू हो गया, प्रोटेरोजोइक एरा। अब प्रोटेरोजोइक एरा में अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे प्रोटोजोआ जैसे ऑर्गेनिजम्स का एवोल्यूशन हुआ, स्पॉन्जिस का इंट्रोडक्शन हुआ, सिलेंट्रेट्स का इंट्रोडक्शन हुआ, एनिमल किंगडम में ये फाइलम्स पढ़ाए जाते हैं, एनालिडा का इंट्रोडक्शन हुआ, मोलस्का का इंट्रोडक्शन हुआ। अगर आप ध्यान से देखें तो ये सारे फाइलम्स हैं जिसमें आप कहें तो एनालिडा फाइलम में जैसे आप अर्थवॉर्म वगैरह पढ़ते हैं, मोलस्का में स्नेल्स पढ़ते हैं, ऑक्टोपस पढ़ते हैं, सिलेंट्रेटा के अंदर आपके पास कई सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं, हाइड्रा जैसे, स्पॉन्जिस के अंदर आपके पास
जो कि स्पॉन्जिस खुद एक फाइलम पॉरीफेरा से बिलोंग करता है, वैसे एग्जांपल्स हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं पहला जो रेवोल्यूशन है उसने क्या किया, इनविजिबल लाइफ या प्रोकैरियोट्स को बदलने में मजबूर किया और वो एक बेहतर फॉर्म में बदले, तभी तो बोला एवोल्यूशन, पहले से बेहतर इवॉल्व हो रही है। फिर जो सेकंड रेवोल्यूशन हम मानते हैं, वो सेकंड रेवोल्यूशन हमारा पैलियोजोइक और प्रोटेरोजोइक एरा के बीच में रहा होगा। इस सेकंड एवोल्यूशन के बाद देखिए हमने एरा को फर्दर छोटे छोटे उससे कम टाइम स्पैन्स के अंदर बांट दिए, जिनको हम कहते हैं पीरियड्स। अब पहला पीरियड है आपका कैम्ब्रियन, फिर आता है आपका ऑर्डियोवेसियन, फिर आता है आपका सिलेरियन, फिर डिवोनियन, देन कम्स योर कार्बोनिफेरस पीरियड एंड देन कम्स योर पर्मियन। और इसके बाद हमारे पास थर्ड रेवोल्यूशन हम मानते हैं, जिसको हम कहते हैं एपेलेचियन रेवोल्यूशन। तो इस रेवोल्यूशन के दौरान क्या हुआ, ये ट्रांजिशन था दो एरास के बीच में, किसके बीच में, पैलियोजोइक और मीजोजोइक के बीच में। ठीक है, तो एक तरह से आप इसको थर्ड रेवोल्यूशन कंसीडर कर सकते हैं। तो यहां से जो ट्रांजिशन हुआ एरास के बीच में, क्या ट्रांजिशन हुआ, अब आपका जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है उसमें हम कहां पहुंच गए, पैलियोजोइक एरा से मीजोजोइक, उसको भी फर्दर हमने पीरियड्स में डिवाइड किया। तीन पीरियड्स यहाँ पे जो टाइम स्पैन उनको डिवाइड किया, यहाँ पे कंसीडर किए गए हैं, ट्रायसिक, जुरासिक एंड क्रिटेशियस। ये वो पीरियड है जुरासिक वाला, मैं यहाँ से हल्का सा हिंट दे देता हूँ, जिस दौरान डायनासोर्स जैसे रेप्टाइल्स का सबसे ज्यादा डोमिनेंस था, इसलिए इसके ऊपर मूवी भी बनी है जुरासिक वाली। ठीक है, उस मूवी का नाम भी जुरासिक रखा गया। अब इसके बाद फोर्थ रेवोल्यूशन हुआ, जिसको हम रॉकी माउंटेन रेवोल्यूशन कह सकते हैं एक तरह से। और ये जो रेवोल्यूशन हुआ, ये एक बदलाव था या कहे ट्रांजिशन था मेसोजोइक एरा और सीनोजोइक एरा के बीच में। आज के दौर पे जिस एरा के अंदर हम रह रहे हैं वो सीनोजोइक है, और सीनोजोइक एरा को हमने सिर्फ दो ही पीरियड्स के अंदर बांटा, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी। लेटेस्ट कौन सा है, क्वाटरनरी, क्योंकि रिसेंटली हम जिसमें रह रहे हैं जिस पीरियड में वो क्वाटरनरी है, जो एरा है वो सीनोजोइक है। और अगर बात करें इपॉक की, अब देखिए इपॉक क्या है, इपॉक इससे भी छोटा टाइम स्पैन है, जैसे मैंने कहा ना आर, मिनट एंड सेकंड्स। ठीक है, उसी तरह से हमने जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है उसको भी आवर्स, मिनट और सेकंड्स के तौर पर बांटा है, बट बस फर्क वहां पे ये है कि वहां पे आवर्स का जो समय है वो बहुत लंबा है, जिसको हमने आवर्स की जगह एरा के तौर पर यूज किया है टर्म, और मिनट्स को वहां पे हमने पीरियड्स के टर्म जैसे से रिप्लेस किया है, और सेकंड्स को हमने वहां पर इपॉक्स जैसे टर्म से रिप्लेस किया है, क्योंकि ये जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल के टाइम स्पेन्स हैं ये बहुत बड़े हैं, बहुत ज्यादा बड़े। आप खुद देखिए ना, आपने 4.5 बिलियन ईयर्स को सिर्फ 6 एराज में बांट दिया। ठीक है, उसमें से सिर्फ 3 एराज को ही आपने पीरियड्स में बांटा है, और 2 पीरियड्स को जो कि रिसेंट एरा का है सीनोजोइक, उनको आपने फर्दर इपॉक्स में बांटा है। तो अब इपॉक्स की बात करें तो फोर्थ रेवोल्यूशन या रॉकी माउंटेन रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ, मीसोजोइक से सीनोजोइक एरा शुरू कर दिया। और सीनोजोइक एरा में पहला जो पीरियड है वो टर्शियरी है, जिसके अंदर आपने फर्दर पैलियोजोइक इपॉक पहले आता है, फिर इयोसीन, फिर ओलिगोसीन, फिर मियोसीन, देन कम्स योर प्लायोसीन। और उसके बाद फिर ट्रांजिशन होती है टर्शियरी से क्वाटरनरी पीरियड में, जिसमें हमने फर्दर इसको दो इपॉक्स में बांटा, पहला प्लिस्टोसीन और दूसरा होलोसीन। तो होलोसीन वो इपॉक है, वो रिसेंट समय है जो भी चल रहा है, जिसके अंदर हम अभी फिलहाल के लिए प्रेजेंट हैं। अब जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें मैंने थोड़ा सा इस जियोलॉजिकल टाइम स्केल को एरास के हिसाब से, पीरियड्स और इपॉक के हिसाब से मान दे। देखिए जियोलॉजिकल टाइम स्केल में याद क्या करना होता है, फिलहाल के लिए बस आपको कुछ नॉर्मल चीजें याद करनी है। पहले तो आपको ये ध्यान होना चाहिए, देखिए टाइम स्केल कैसे चल रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ, मतलब जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे आप प्रेजेंट में आते जाएंगे, और जैसे आप नीचे की तरफ होंगे आप उतने ही पुराना या कहीं पास्ट में चले जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं, क्योंकि मैंने कहा कि आपके 6 एरा से 3 ही एराज हैं जो हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। पहला आपका पैलियोजोइक, देन कम्स मीसोजोइक एंड देन कम्स सीनोजोइक। देखिए पैलियोजोइक में आपका जो पहला पीरियड है कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन में हम मान के चलते हैं कुछ ट्राइलोबाइट्स जैसे आर्थ्रोपोड्स रहे होंगे, उनका डोमिनेंस रहा होगा। अब देखिए ये जो ट्राइलोबाइट्स है ये डोमिनेट भी इसी पीरियड में हुए, और साथ में कहें तो इनका ओरिजिन भी इसी पीरियड में रहा, बट साथ ही साथ में एक्सटिंक्ट भी हो गए। फर्दर इनका कोई
हम यहाँ पे कंसिडरेशन नहीं करते। तो ट्रायोब्लाइट्स की जो कहानी है वो यहीं पे समाप्त होगी। कौन से पीरियड में? कैम्ब्रियन। तो एनसीईआरटी में माना जाता है कि ये जो पीरियड है अप्रॉक्स 500 मिलियन ईयर्स एगो रहा होगा इन्वर्टिब्रेट्स का। तो ट्रायोब्लाइट्स क्योंकि आर्थ्रोपोड्स तो इन्वर्टिब्रेट्स की कैटेगरी में कंसिडर किए जाते हैं। उसके बाद आता है ऑर्डोविशियन। अब देखिए ऑर्डोविशियन को हम एज ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स भी कहते हैं। ये अप्रोक्सीमेटली इसके आसपास का ही पीरियड है, 500 मिलियन ईयर्स अगो के आसपास का ही पीरियड है। तो इस ऑर्डोविशियन पीरियड में हम क्या कहते हैं कि मोलस्क डोमिनेट कर रहे थे और पहली जॉलेस फिशेस और फर्स्ट कॉर्डेट्स का ओरिजिन हुआ। देखिए क्या होता है कि जिस पीरियड में जिस भी स्पीसीज का ओरिजिन होता है उसके अगले पीरियड में वो स्पीसीज धरती पे डोमिनेट करती है। ठीक है, मतलब उसका सबसे ज्यादा दबदबा, उसकी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन, उसके अंदर सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। तो अगर मैं मोलस्क की डोमिनेंसी यहाँ पे दिखा रहा हूं तो हो या ना हो कहीं ना कहीं मोलस्क का जो ओरिजिन है इससे पहले हुआ होगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं यहाँ पे जॉलेस फिशेस की बात कर रहा हूँ कि भाई ओरिजिन हुआ है जॉलेस फिशेस का, लेट मी चेंज द कलर। जॉलेस फिशेस और फर्स्ट कॉर्डेट्स का ओरिजिन हुआ। तो देखा जाए तो डोमिनेंस उनका सिलोरियन पीरियड में हुआ। ओरिजिन कहां हुआ? ऑर्डोविशियन में। डोमिनेंसी कहां चलेगी? सिलोरियन में। तो आप देख सकते हैं कि मैंने लिखा है कि डोमिनेंट जॉलेस फिशेस है और यहीं पे साथ में किसका ओरिजिन हुआ? ट्रू फिशेस और स्पोर बीयरिंग प्लांट्स का भी इस वक्त ओरिजिन हुआ। उसी वक्त अगर हम बात करें नेक्स्ट पीरियड की, डिवोनियन, जिसको हम बोलते हैं एज ऑफ फिशेस, और यहाँ पे जो फिशेस है वो खास तौर पे ट्रू फिशेस रही होंगी। तो डोमिनेंट फिशेस है यहाँ पर और साथ में एम्फीबियंस का ओरिजिन हुआ होगा। उसके बाद हम चलते हैं बाद में नेक्स्ट पीरियड पे कार्बोनिफेरस, जिसको हम कहते हैं एज ऑफ एम्फीबियंस। अब देखिए डिवोनियन के अंदर एम्फीबियंस का ओरिजिन हुआ और उनकी डोमिनेंसी कहाँ हुई? कार्बोनिफेरस वाले पीरियड में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डोमिनेंसी किसकी है? डोमिनेंट कौन? एम्फीबियंस है। और साथ में इस पीरियड में किसका ओरिजिन हो गया? रेप्टाइल्स और पहले सीडेड प्लांट्स का। कौन से पीरियड में? कार्बोनिफेरस पीरियड में। और उसके बाद नेक्स्ट पीरियड आता है आपका पर्मियन, और पर्मियन में डेफिनेटली अब क्योंकि ओरिजिन रेप्टाइल्स का कार्बोनिफेरस में हुआ था तो पर्मियन में रेप्टाइल्स क्या हो जाएंगे? डोमिनेट कर जाएंगे। और ओरिजिन हुआ यहां पे रेप्टाइलियन मैमल्स का ओरिजिन हुआ। ठीक है, जिसमें हम एग्जांपल कंसीडर करके चलते हैं थैलेपसिड्स का, और साथ ही साथ में जिम्नोस्पर्म्स का भी यहाँ पे ओरिजिन हुआ। यहाँ पे एक हल्का सा चेंज मैं जरूर करूंगा। मैंने भी कहा कि जैसे कार्बोनिफेरस के अंदर रेप्टाइल्स का और पहले सीड प्लांट्स का ओरिजिन हुआ, तो नेक्स्ट पीरियड पे मैंने कहा कि अभी डोमिनेंसी है, बट फिलहाल के लिए मैं कहूंगा कि अभी डोमिनेंसी नहीं आई है रेप्टाइल्स की, बट हाँ जरूर आने वाली है क्योंकि वो आप देखने वाले हैं यहाँ पे जुरासिक पीरियड में। ठीक है, तो जुरासिक में जो आप डायनासोर्स का डोमिनेंस मानते हैं तो डायनासोर्स आर अगेन रेप्टाइल्स। ओके, तो थोड़ा सा यहाँ पे रेप्टाइल्स के डोमिनेंसी को लाने के लिए हम थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लेंगे। तो साथ में यहाँ पे कंसीडर जरूर करेंगे पर्मियन में ओरिजिन किसका हुआ? रेप्टाइलियन मैमल्स का हुआ। ठीक है, एंड जिम्नोस्पर्म्स का। फिर हम चले जाते हैं मेसोजोइक एज ऑफ रेप्टाइल्स में, जहां पे तो एज ही आ गई है रेप्टाइल्स की। तो ट्राइसिक में हम देखते हैं कि डायनासोर जैसे रेप्टाइल्स का ओरिजिन हुआ, ओविपेरस मैमल्स का भी यहाँ पे ओरिजिन हुआ, और फिर जुरासिक पीरियड जिसको हम बोलते हैं गोल्डन एज ऑफ डायनासोर्स, उसके अंदर हमने देखा कि यहाँ पे जो डोमिनेंसी है वो डेफिनेटली इस पीरियड में जुरासिक में डायनासोर्स की है, जिम्नोस्पर्म्स और फर्न्स की है, बट साथ ही साथ में टुथ बर्ड्स का ओरिजिन हुआ, और साथ ही साथ में मार्सुपियल मैमल्स जो जिनके अंदर पाउच होते हैं जैसे कैंगारू वगैरह, उनका भी यहाँ पे ओरिजिन हुआ होगा। कौन से पीरियड में? जुरासिक पीरियड में, जो कि एक्चुअली में गोल्डन एज है डायनासोर्स की, बट डायनासोर्स इस पीरियड में सबसे ज्यादा डोमिनेट रहे होंगे। उसके बाद आता है आपका क्रिटेशियस। क्रिटेशियस के अंदर क्या हुआ कि जितने भी डायनासोर्स हैं, टूथ बर्ड्स हैं, जैसे कि आर्कियोपेटेरिक्स, अभी फिलहाल के लिए हमने फॉसिल्स को डिस्कस करते हुए इसके बारे में डिस्कशन किया, तो ये इनका एक्सटेंशन हुआ। और ओरिजिन किसका हुआ? प्रिमिटिव प्लेसेंटल मैमल्स का, और साथ ही साथ में जो मॉडर्न बर्ड्स और एंजियोस्पर्म्स हैं उनका। फिर ट्रांजिशन चली जाती है हमारे सिनोजोइक एरा के अंदर, और सिनोजोइक एरा को हम कहते हैं एज ऑफ बर्ड्स, मैमल्स एंड एंजियोस्पर्म्स, जो कि आज के दौर पे आप देख ही सकते हैं कि मैमल्स की डोमिनेंसी है, बर्ड्स देखने को हमें मिल रहे हैं, और साथ ही साथ में एंजियोस्पर्म्स जो है वो ज्यादा वाइडली स्प्रेड है, उनका ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा है, उनकी डोमिनेंस ज्यादा है। तो यहाँ पे पहले जो पीरियड की बात है वो टर्शरी है, और टर्शरी को हमने फर्दर इपॉक्स में बांट दिया। तो पहला इपॉक आता है आपका पैलियोसीन।
पैलियोसीन में क्या कहा हमने, ओरिजिन ऑफ प्राइमेट्स, और उसके बाद इयोसीन के अंदर हमने कहा कि मैमल्स की डाइवर्सिटी, और इयोहिप्पस मींस फर्स्ट हॉर्स का अपीयरेंस हुआ यहाँ पर, और साथ ही साथ में एंजियोस्पर्म्स ने धरती पर डोमिनेट करना शुरू कर दिया, उनका ज्यादा पनपना शुरू हुआ। फिर आता है आपका ओलिगोसिन। ओलिगोसिन में क्या है कि आर्थ्रोपोड्स जो है वो एप लाइक इवॉल्व फ्रॉम मंकीज, एंथ्रोपॉइड, सॉरी नॉट आर्थ्रोपोड्स, एंथ्रोपॉइड एप लाइक या एप इवॉल्व फ्रॉम मंकीज, और साथ ही साथ में मोनोकॉट्स का भी यहाँ पे ओरिजिन हुआ। उसके बाद मियोसिन में हम जाते हैं तो मैमल्स पीक पे थे, फर्स्ट मैन लाइक एप, मैन लाइक एप, मैन तो नहीं था बट मैन लाइक एप इवॉल्व हुआ होगा। और उसके बाद प्लियोसिन में जाते हैं तो यहाँ पे एप लाइक एंसेस्टर्स का ओरिजिन, या कहे एप लाइक एंसेस्टर्स की जो कंटिन्यूटी है, जिसमें हम कहते हैं कि हाँ किस तरह से ह्यूमन एवोल्यूशन हुआ, उस तरह से वहां पे एप लाइक एंसेस्टर्स हमें देखने को मिलते हैं, या उनके फॉसिल्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये सारी कहानियां जो है ये फॉसिल्स बेस्ड है, हमें कोई देखने को मिल नहीं रहा है, ये करोड़ों साल पुरानी वाली कहानी है। हाँ, उन फॉसिल्स को हम जज कर रहे हैं, और उन फॉसिल्स को पीरियड्स के, एरास के या इपॉक्स के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और बता रहे हैं कि ये फॉसिल इस वक्त रहा होगा तो डेफिनेटली इसका यहाँ पे ओरिजिन है या यहाँ पे डोमिनेंस है। अब देखिए ओरिजिन और डोमिनेंस का मतलब कैसे पता चलता है। अब जहां पे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि यहां पे आ जाइए, ओरिजिन ऑफ ट्रू फिशेस, ठीक है। अब ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं ये बहुत डीप होंगी, इसके ऊपर वाली सेडिमेंट्री रॉक्स जो है वो उससे थोड़ी लेटेस्ट होंगी। तो यहाँ पे हमने क्या कहा, डोमिनेंट ऑफ फिशेस कह दिया। अब इन रॉक्स में और इन रॉक्स में ऑब्वियसली बात है टाइम पीरियड का फर्क है। अब जब ये रॉक्स हमने ढूंढी तो इसमें फिशेस की जो वैरायटी थी वो कम थी, ठीक है, कम थी, वैरायटी भी कम थी, नंबर ऑफ फॉसिल्स भी हमें कम मिले, क्योंकि उस टाइम फिशेस धीरे धीरे इवॉल्व हो रही थी, बन ही रही थी। बट जब हमने इन वाली सेडिमेंट्री रॉक्स को ढूंढा और इन वाली सेडिमेंट्री रॉक्स को एनालाइज किया, जो कि इन रॉक्स से डेफिनेटली ऊपर की तरफ से चल रही होंगी, तो यहाँ पे देखा कि फिशेस की वैरायटी और डाइवर्सिटी या कहें आप इस तरह से मान लीजिए वो बहुत ज्यादा होगी, जिसका मतलब यहाँ पे साफ पता लगता है कि इस सेडिमेंट्री रॉक्स या इस दौरान के इस समय की जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं उसमें ज्यादा वेराइटीज ऑफ फिशेस होने का कारण यही हो सकता है कि फिशेस ज्यादा नंबर में, ज्यादा पॉपुलेशन में, ज्यादा टाइप्स में उस वक्त वहां पर होंगी, तो इसलिए फिशेस की जो फॉसिल्स का टाइप और नंबर है वो इन सेडिमेंट्री रॉक्स या इन समय की सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर ज्यादा देखने को मिला। तो इस तरह से हमने इसको जज किया और इस तरह से हमने एक जियोलॉजिकल टाइम स्केल को डिजाइन किया। अब देखिए लास्ट में आपका आता है जो रिसेंट है वो पीरियड है क्वाटरनरी। अब क्वाटरनरी के अंदर जो इपॉक है वो आता है आपका प्लिस्टोसिन, जिसको आप आइस एज कह देते हैं, और यहाँ पे पहला ह्यूमन लाइफ अपीयर हुआ, सोशल लाइफ शुरू हुई। और उसके बाद जो रिसेंट है जिसके अंदर आज हम कंसीडर खुद को कंसीडर करते हैं, जो इपॉक चल रहा है क्वाटरनरी पीरियड का, वो है होलोसिन, जिसको हम एज ऑफ मैन कहते हैं, जिसको हम मेंटल एज कह सकते हैं, मॉडर्न मैन एज कह सकते हैं। और इस वक्त हमारी धरती के आसपास झाड़ियां ज्यादा डोमिनेट है या हर्बेशियस प्लांट्स, खासतौर पर जो मोनोकॉट्स इन नेचर है। तो दबी कहता है कि देखिए अगर हम प्लांट्स के केस में सबसे एडवांस प्लांट माने तो मोनोकॉट जो कि एंजियोस्पर्म का ही एक पार्ट है, एक टाइप है, वो ज्यादा डोमिनेट करता है एज कंपेयर टू डाइकॉट्स, क्योंकि डाइकॉट्स मोनोकॉट्स के मुकाबले ज्यादा प्रिमिटिव है, ज्यादा एडवांस नहीं है, मोनोकॉट ज्यादा एडवांस है एज कंपेयर टू डाइकॉट्स। यहां पर कुछ पॉइंट्स मेंशन किए हैं जो एनसीईआरटी से मैंने उठाए हैं, कुछ एनसीईआरटी के, मैक्सिमम एनसीईआरटी के, कुछ थोड़ा सा बहुत बाहर से। अब एनसीईआरटी के पॉइंट्स क्या कहते हैं कि वो कहते हैं कि एक स्टाउट और एक स्ट्रॉन्ग फिन वाली फिश ने लैंड को इन्वेड किया, क्योंकि देखिए लाइफ का ओरिजिन वाटर में हुआ है, सबको पता है। अब वाटर से, वाटर के अंदर ओरिजिन डेफिनेटली फिश लाइक ऑर्गेनिजम्स का रहा होगा, जो कि लैंड के ऊपर इतने अच्छे ढंग से सरवाइव नहीं कर सकते। बट कहीं ना कहीं उन्हीं फिश लाइक ऑर्गेनिज्म से कुछ फिशेज ने या कुछ बॉडीफाइड फिशेज ने कोशिश की होगी कि लैंड को इन्वेड किया जाए। अब लैंड को इन्वेड करने के लिए ऐसा तो है नहीं कि एकदम से फिश उछली लैंड पे आई और चलने लग गई, ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो कहीं ना कहीं फिशेस ने खुद को हल्का फुल्का लैंड को अडेप्ट करने के लिए मॉडिफाई किया, धीरे धीरे लाखों साल लगे होंगे। तो 100% पहला जो ट्रांजिशन हुआ होगा फिश और एक लैंड एनिमल में, उसके बीच में एम्फीबियन जैसे ऑर्गेनिजम्स रहे होंगे। अब एम्फीबियन जैसे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो दोनों ही जगहों पर
अच्छे से रह सकते हैं, पानी में भी और लैंड पे भी, डिपेंडिंग अपॉन कि उन्हें किस चीज की जरूरत है किस समय पे। तो यहाँ पे वो कहानी शुरू होती है कि ऐसा माना जाता है कि फिश ने सबसे पहले लैंड को 350 मिलियन ईयर्स अगो इन्वेड किया होगा, और जिसमें हम एक सिलेंकेथ जैसी फिश का नाम यूज करते हैं। 1938 में इस फिश को साउथ अफ्रीका के अंदर पकड़ा गया था, ठीक है। और ऐसा माना जाता है ये पहली वो फिश है जो इवॉल्व हुई एम्फीबियंस में। तो ये आज के दौर पर एंसेस्टर्स माने जाते हैं किसके, फ्रॉग्स और सैलमेंडर जैसे एम्फीबियंस के। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि एम्फीबियंस जो है वो इवॉल्व हुए किसमें, फिर एम्फीबियंस किसमें इवॉल्व हुए। अब एकदम से एम्फीबियंस जो है वो दौड़ना तो शुरू तो करेंगे नहीं, डेफिनेटली उनकी बॉडी के अंदर कुछ ट्रांजिशन, कुछ चेंजेस आएंगे लैंड के अकॉर्डिंगली, उनको लैंड पसंद आ गई होगी। तो एम्फीबियन हो सकता है धीरे धीरे पहले रेप्टाइल्स में रेंगना शुरू किया हो उन्होंने, या रेप्टाइलियन कैरेक्टर उनके अंदर देखना शुरू मिला हो। इसमें देखिए, इसमें एक बात मैं जरूर कहूंगा, देखिए जो एम्फीबियंस होते हैं ना, उनके जो एग्स होते हैं वो हीट या कहें हाई टेम्परेचर के लिए, नॉर्मली जनरल बात कर रहा हूं मैं, ज्यादा वाइबल नहीं होते, मतलब ज्यादा एक तरह से कहें कि हाई टेम्परेचर पे उनके एग्स के जो शेल्स हैं वो उसको रेजिस्ट नहीं कर पाते। तो एम्फीबियंस हमेशा अपने एग्स जो है या तो जमीन को खोद कर उसके अंदर रखते हैं ताकि टेम्परेचर वेरिएशन बहुत ज्यादा ना हो, बहुत ज्यादा हीट उन्हें ना लगे, नहीं तो वो सूख जाएंगे, इवेपोरेशन हो जाएगा मॉइस्चर का। बट इसी चीज को अगर एम्फीबियंस को लगा कि यार देखिए अगर हमें लैंड को इन्वेड करना है ना, तो हमें अपने एग्स के अंदर, हमें अपने रिप्रोडक्शन के तरीके में कुछ बदलाव लाना पड़ेगा। तो एग्स के अंदर उन्होंने क्या बदलाव लाया, उन्होंने एक हार्ड शेल एग बनाया। एक हार्ड शेल एग का मतलब होता है कि जो हाई टेम्परेचर को बियर कर जाए और वाटर लॉस उसमें ना हो। तो रेप्टाइल्स के अगर आप एग्स देखें तो ऑलमोस्ट हार्ड शेल एग्स होते हैं। तो यहाँ पे आपको वही चीज समझाई गई है इस लाइन से कि जो एम्फीबियन जब इवॉल्व हुए रेप्टाइल्स में, दे स्टार्ट लेइंग थिक शेल एग्स, जो कि आप कह सकते हैं कि आज के दौर पर वो मॉडर्न डे डिसेंडेंट्स हैं किसके, इन रेप्टाइल्स के जो मॉडर्न डे डिसेंडेंट्स। उस वक्त तो जो रेप्टाइल्स रहे होंगे तो वो तो रहे होंगे, अब एक्सटिंक्ट हो गए, बट उनके आज के जो आने वाली जो पीढ़ी है, जो आज के दौर पर हम देखते हैं डिसेंडेंट्स जो है, वो आपके टर्टल्स, टॉर्टोइज और इस तरह के क्रोकोडाइल्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, रेप्टाइल्स ने अर्थ को डोमिनेट किया जब वो आए पहली बार 200 मिलियन ईयर्स तक। बहुत लंबे समय तक रेप्टाइल्स अर्थ पे रहे। हाँ, ये बात जरूर है कि इस समय मैमल्स भी थे, बट मैमल्स इस समय बहुत ही छोटे साइज के श्रिव लाइक मैमल्स आप कह सकते हैं, उस तरह से रहे होंगे। और नेक्स्ट पॉइंट है कि जो जाइंट फर्न्स हैं, टेरिडोफाइट्स, जो उस समय रहे होंगे, आज के दौर पर वो फॉसिलाइज्ड होकर हमें कोल का जो कहें सोर्स है वो उन्हीं दबे हुए जाइंट टेरिडोफाइट से वो कोल बना है, जो आज के दौर पर हम एज अ फ्यूल यूज करते हैं। कुछ लैंड रेप्टाइल्स जो है जिनको लैंड पसंद नहीं आई, वापस पानी में चल गए और वहां पे वो फिर से फिश लाइक रेप्टाइल्स में इवॉल्व हुए होंगे। अगेन 200 मिलियन ईयर्स अगो इस तरह से बात कही जाती है। और वो फिश लाइक रेप्टाइल्स का जो नाम हम यूज करते हैं वो है इक्थियोसॉरस। फिर टायरनोसॉरस जैसे बड़े ही लैंड रेप्टाइल्स, बहुत बड़े साइज के, जिनकी हाइट 20 फीट के आसपास हो सकती थी या रही होगी, और दांत डैगर की तरह रहे होंगे। आई होप कि आपने टायरनोसॉर जैसा डायनासोर मूवीज में या कहीं वर्चुअल मीडिया में देखा होगा। उसके बाद डायनासोर जो है वो माना जाता है कि 65 मिलियन ईयर्स अगो एक्सटिंक्ट हुए, कुछ कारणों की वजह से। कुछ कहते हैं कि क्लाइमेटिक चेंज को वो सह नहीं पाए, कुछ ये कहते हैं कि वो छोटे रेप्टाइल्स में इवॉल्व हुए। आई डोंट नो कि क्या एक्चुअल में यहाँ पे रीजन रहा होगा डायनासोर्स के एक्सटिंक्शन का, बट जहां तक मैं आपको कहा कि फिलहाल ये बातें ज्यादा इलेबोरेट करने की नहीं है, तो टू द पॉइंट हम बात करें और इसको याद करें। फिर आता है सेरेप्सिड्स। सेरेप्सिड्स जो है वो माने जाते हैं मैमल्स लाइक रेप्टाइल्स, जिन्होंने आज के दौर के जो मॉडर्न मैमल्स है उनको ओरिजिनेट करवाया होगा या गिव राइज टू मॉडर्न मैमल्स। देन कम्स योर सोरॉप्सिड, एक और टर्म है जो कि लिजर्ड लाइक अर्ली रेप्टाइल्स है, जिन्होंने क्या किसको बर्थ दिया हो या किसको ओरिजिनेट किया हो, डायनासोर्स को ओरिजिनेट किया हो, और आज के दौर के जो मॉडर्न रेप्टाइल्स हैं उनको ओरिजिनेट किया हो, आज के दौर के जो बर्ड्स हैं उनका वो ओरिजिन का कारण रहा हो। तो ये जो पॉइंट्स हैं कुछ आप एज इट इज एनसीईआरटी के थोड़े से याद कर सकते हैं, जो कि आपको कहीं ना कहीं बेनिफिशियल रहेंगे एज फार एज योर क्वेश्चंस आर कंसर्न। सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस होते हैं, वो आज के दौर पे जो ऑर्गेनिज्म से हम देख रहे हैं, क्या वो वैसे सिमिलैरिटीज या डिफरेंसेस
उन ऑर्गेनिजम्स में भी रहे होंगे जो आज के दौर पर एग्जिस्ट नहीं करते या एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, या मैं कह सकता हूं कि वो आज के दौर के ऑर्गेनिजम्स के एंसिस्टर्स रहे होंगे। क्योंकि देखिए अगर यहाँ से हमें कहीं ना कहीं हिंट मिलता है कि देखिए जो हमारे एंसिस्टर्स जो आज के दौर पर नहीं है, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, उनके भी वैसे ही कैरेक्टर्स थे जो कि आज के दौर पर हमें डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलते हैं। मतलब कि अगर एंसिस्टर कॉमन है और आज के दौर पर हम देखें डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो सिमिलैरिटीज देख रहे हैं, उन सिमिलैरिटीज के बेस पे हम ये एक कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि यार ये डिफरेंट स्पीसीज के जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनका कोई ना कोई एक कॉमन एंसेस्टर रहा होगा। तो ये जो एविडेंस है, जो सेकंड एविडेंस है, वो बेस्ड है आपके सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस के ऊपर, या मैं कहूं ये कंपैरेटिव एनालिसिस है, ये कंपैरिजन है। जो किसके ऊपर बेस्ड है? एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी। ठीक है, तो एनाटॉमी का मतलब मैंने बताया कि इंटरनल स्ट्रक्चर, और मॉर्फोलॉजी का मतलब मैंने यहाँ पे समझाया कि आउटर अपीयरेंस उस ऑर्गेनिज्म की किस तरह से है। तो यहाँ पे हम दो टर्मिनोलॉजीज को यूज करते हैं, या मैं पहले टर्मिनोलॉजी को डिस्कस करने से पहले आपको ये बता देता हूँ कि जो सिमिलैरिटीज हैं उनको इंटरप्रेट किया जाता है किस चीज को समझने के लिए, कि क्या इन डिफरेंट स्पीसीज के जो आज के दौर पे हम देख रहे हैं, क्या कभी कॉमन एंसेस्टर इस धरती पर एग्जिस्ट किए होंगे या नहीं। तो अल्टीमेटली ये हमें कहां से देखा जाए तो कहां से सपोर्ट मिलता है, जब हम बात करते हैं, जैसे कि मैंने अभी बार बार मैं इस स्टेटमेंट को यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ कि आप किसका कंपैरेटिव एनालिसिस कर रहे हैं। आप ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट स्पीसीज के ऑर्गेनिजम्स की एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी के अंदर कुछ सिमिलैरिटीज और कुछ डिफरेंसेस को ढूंढ रहे हैं, ताकि आप ये कंक्लूजन निकाल सके कि कहीं ना कहीं इन स्पीसीज के एंसेस्टर्स सेम थे और इन स्पीसीज के एंसेस्टर्स सेम नहीं थे। तो यहाँ पे हम दो टर्म्स यूज करेंगे और उन्हीं टर्म्स के बिहाफ पे या उनकी टर्म्स के अंदर हम कई सारी चीजों को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली बात मैं यहाँ पे करूंगा, टर्मिनोलॉजी यूज होगी वो है होमोलॉजी। देखिए होमोलॉजी का मतलब क्या, होमोलॉजी किसके बिहाफ पे? होमोलॉजी ऑर्गन्स के अंदर या स्ट्रक्चर्स के अंदर। तो होमोलॉजी का मतलब क्या होता है? होमोलॉजी का मतलब होता है कि जब आपके पास जो ओरिजिन है वो कॉमन हो, बट जब बात करें उनके फंक्शनैलिटी की, तो वो फंक्शनैलिटी सिमिलैरिटी शो करती हो या बिल्कुल ही डिफरेंट हो। तो मैं यहां पे कहूं कि होमोलॉगी या होमोलोगस ऑर्गन्स का मतलब क्या होता है? जिनकी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट या कहें ओरिजिन सेम हो, ठीक है, या कहें जिनका फंडामेंटल स्ट्रक्चर सेम हो। पर डिफरेंस या कहें सिमिलर या डिफरेंट फंक्शन हो। ठीक है, उदाहरण मैं भी दूंगा, एग्जांपल्स अभी हम सेट करेंगे। उसी के पैरेलल एक टर्म यूज होती है एनालॉगी, या एनालॉगस ऑर्गन्स कह सकते हैं आप। अब एनालॉगी या एनालॉगस ऑर्गन्स का मतलब क्या है? जिनका ओरिजिन और फंडामेंटल स्ट्रक्चर डिफरेंट है, बट काम या फंक्शन जो है वो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं सिमिलर रहता है। तो हम यहां पे कह सकते हैं क्या कि एम्ब्रियोनिक ओरिजिन डिफरेंट है, या फिर इस तरह से कह लीजिए फंडामेंटल स्ट्रक्चर डिफरेंट है। पर जहां तक बात है फंक्शन की या फंक्शनैलिटी की, वो ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। ठीक है,
तो ये दो टर्म्स आपको ध्यान में रखनी है, इन दो टर्म्स के ऊपर अब हम एग्जाम्पल्स को सेट करेंगे। एक एनालॉगी और एक होमोलॉगी है, कुछ भी नहीं है, ये क्या है, कंपैरेटिव एनालिसिस है, जो कि एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जिनको भी आप स्टडी करना चाहते हैं उस पर आधारित है। अब देखिए अगर मैं बात करूं एनालॉगी की, तो एनालॉगी के अंदर कई सारे जो एग्जांपल्स हैं हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं यहाँ पे एक तरफ एनालॉगी लिख देता हूँ, एग्जांपल्स को फटाफट आप देख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आते हैं खास तौर पे इस टॉपिक पे, बट जो मेन बात है वो मैं थोड़ा इसके बाद में करूंगा, एग्जाम्पल्स को यहाँ पे डिफाइन करने के बाद। तो पहला एग्जाम्पल हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं, जैसे कि जो कि एनसीईआरटी में भी है, कि 4 लिम्स ऑफ मैमल्स। अब 4 लिम्स ऑफ मैमल्स का मतलब है क्या, एक बड़ा ही सिंपल सा फेमस सा उदाहरण है कि जो चीता है उसके 4 लिम्स और जो ह्यूमन है उसके 4 लिम्स का अगर फंडामेंटल स्ट्रक्चर देखा जाए तो ऑलमोस्ट सेम होता है, बट काम करने का जो पर्पस है दोनों का सेम है, दोनों का डिफरेंट है। ह्यूमन का काम करने के लिए अगर देखा जाए तो 4 लिम्स स्किलफुल वर्क के लिए बना है, और चीते का 4 लिम्स जो है वो हंटिंग या कहें भागने के लिए बना है। बट अगर उनकी इंटरनल एनाटॉमी देखी जाए, उनकी बोन्स का स्ट्रक्चर देखा जाए, टाइप्स ऑफ बोन्स देखी जाए, तो ऑलमोस्ट सेम वही कहानी चलती है वहां पर कि ह्यूमरस है, रेडियस है, अल्ना है, कार्पस है, मेटाकार्पस है, फेलेंजेस है, तो वो ऑलमोस्ट ह्यूमंस में और चीता में सेम ही होते हैं, बट उनका फंक्शन, उनका पर्पस डिफरेंट है, तो इसलिए वो एनालॉगी या एनालॉगस ऑर्गन का एक एग्जांपल बन जाता है। तो मैं यहाँ पे इसको ज्यादा नहीं, आप सिंपल लिख रहा हूँ, चीता एंड ह्यूमन। दूसरा एग्जाम्पल आप यहाँ पे होमोलोगस में कंसीडर कर सकते हैं, बड़ा ही फेमस एग्जाम्पल है, कई बार नीट पे क्वेश्चन भी आया है, थॉर्न्स ऑफ बोगेनवेलिया प्लांट है। दिस इज डबल एल एंड टेंड्रिल, ठीक है। अब देखो थॉर्न्स और टेंड्रिल का बिल्कुल ही डिफरेंट काम है। क्या काम है, अगर मैं बात करूं थॉर्न्स का, थॉर्न्स का काम है प्रोटेक्शन का, खास तौर पर जितने भी जो ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं जो इन प्लांट्स को खाते हैं, तो प्लांट्स खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए थॉर्न्स को डेवलप करते हैं। टेंड्रिल का काम है क्या, टेंड्रिल का काम है क्लाइंबिंग का, ठीक है, प्लांट को किसी न किसी के सपोर्ट के सहारे क्लाइंब करवाना। बट दोनों ही देखिए, दोनों का जो ओरिजिन है वो ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ पे टेंड्रिल की जो बात हुई है वो खास तौर पर कुकुरबिटा के रेफरेंस में बात की जा रही है, ठीक है। तो कुकुरबिटा के अंदर जो टेंड्रिल है वो उसको क्लाइंब करने में हेल्प कर रहा है, बट दोनों ही क्या है, दोनों ही मॉडिफिकेशन है एक्सिलरी बर्ड्स की, मतलब ओरिजिन सेम है बट काम डिफरेंट है। तो ये भी एक एग्जांपल है जो कि आपको ध्यान में रखना है। फिर आता है आपका वर्टिब्रेट हार्ट एंड ब्रेन्स, मतलब कि जो वर्टिब्रेट्स है, कि हार्ट्स एंड यू कैन राइट ब्रेन्स। फोर्थ एग्जांपल है माउथ पार्ट ऑफ इंसेक्ट्स। देखिए डिफरेंट इंसेक्ट्स के जो माउथ है वो डिफरेंट तरह के मूवमेंट को शो करते हैं, मतलब कि डिफरेंट तरह के इनटेक के लिए बने हुए हैं। तो अगर मैं माउथ की बात करूं खास तौर पे माउथ पार्ट्स ऑफ इंसेक्ट,
तो सारे ही इंसेक्ट्स के जो माउथ पार्ट्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं, बट हल्का फुल्का उनके अंदर मॉडिफिकेशन होता है ताकि वो डिफरेंट टाइप ऑफ एनगल्फिंग ऑफ फूड कर सके। जैसे कि अगर बात करें कॉकरोच की, तो कॉकरोच की जो एनगल्फिंग है या जो खाना खाने का तरीका है वो क्या है, बाइटिंग एंड च्यूइंग। पहले बाइट करेगा, किसी टुकड़े को निकालेगा और फिर उसको चबाएगा। उसी तरह से अगर मैं हनी बी की बात करूं, तो हनी बी की जो मूवमेंट है माउथ पार्ट्स की, वो किसके लिए बनी है, च्यूइंग एंड लैपिंग। चबाने के लिए और लैप करने के लिए। लैप करने का मतलब है, जैसे कि आप सबको पता है कि हनी बी क्या करती है, फ्लावर्स में से नेक्टर को स्टोर करती है। मतलब पहले उसको एक्सट्रैक्ट करेगी, फिर उसे स्टोर करेगी, वही नेक्टर बाद में हनी बनता है। तो अब आप ये समझ सकते हैं कि एक फ्लूइड को फ्लावर से निकालने के लिए जो मूवमेंट है माउथ पार्ट्स ऑफ हनी की, वो किस तरह से, हनी बी की, वो किस तरह से रही होगी। और यही बात अगर मैं मॉस्किटो की करूं तो क्या करता है, वो पहले हमारी स्किन को पियर्स करता है, पेनिट्रेट करता है अपने उस स्टिक लाइक ऑर्गन जिसको आप साइफॉन कहते हैं, और फिर उससे सक्शन करता है ब्लड की। तो अगर बात मॉस्किटो की हो, तो देखिए मैं यहाँ पे आपको सिंपल सिर्फ एग्जांपल्स के बिहाफ पे चीजों को समझा रहा हूँ, इसको आप डायरेक्टली भी याद कर सकते हैं। तो माउथ पार्ट ऑफ मॉस्किटो की बात की जाए तो इट इज मेंट फॉर पियर्सिंग एंड सकिंग। तो कुछ इस तरह से आप एग्जाम्पल्स को यहाँ पे सेट कर सकते हैं। मैं जैसे कॉकरोच, हनी बी, तो देखिए तो इनके सबके माउथ पार्ट्स का ओरिजिन बिल्कुल सेम है, फंडामेंटल स्ट्रक्चर भी सेम है, बट फंक्शन डिफरेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल है पोटैटो एंड जिंजर। दोनों ही मॉडिफाइड शूट है, बट आप देख सकते हैं कि एक अदरक है और एक आलू, पर ओरिजिन दोनों का सेम है। दोनों ही क्या है, मॉडिफाइड शूट। उसी तरह से एक और एग्जांपल है रेडिश एंड कैरेट, मूली और गाजर। दोनों ही क्या है, मॉडिफाइड रूट है, और दोनों ही डिफरेंट टेस्ट फील करवाते हैं। और ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हैं। देखिए अगर मैं बात करूं मॉलिक्यूलर लेवल पे बात करूं, तो जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं एप्स के और ह्यूमंस के, उनका ओरिजिन ऑलमोस्ट सेम है, बट काम करने का कहीं ना कहीं वहां पर डिफरेंस आ जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि होमोलॉगी, पॉइंट टू बी नोटेड, एक यहाँ पे गलती हुई है। गलती क्या हुई है, यहाँ पे मुझे होमोलॉगी लिखना चाहिए था। दिस इज योर होमोलॉगी। ये होमोलॉगी के एग्जांपल्स हैं जहां पे ओरिजिन या फंडामेंटल स्ट्रक्चर सेम रहेगा, बट जो फंक्शन है वो सिमिलर या डिफरेंट रहेगा। और दूसरी तरफ जो हम एग्जांपल सेट करेंगे, वो एग्जांपल हमारा एनालॉगी का एग्जांपल रहेगा। जितने भी एग्जांपल्स यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले, वो सारे के सारे एग्जांपल्स किसके होंगे, एनालॉगी के एग्जांपल्स होंगे। ठीक है, अब एनालॉगी के एग्जांपल्स की बात करें तो इसमें सबसे पहला आता है विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स। दोनों का ही काम उड़ने का है, बट बर्ड्स के विंग्स के अंदर आप देख सकते हैं कि स्केलेटन होता है, और बटरफ्लाई की विंग्स जो है वो मेम्ब्रेनस होते हैं। तो ओरिजिन डिफरेंट है, बट काम के अंदर समानता है, सिमिलरिटी है। तो इस तरह से आप इस एग्जांपल को ध्यान में रख सकते हैं। क्या कहा, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स की बात कर ले। उसी तरह से
आई ऑफ ऑक्टोपस है, और ऑक्टोपस के साथ आप बात कर ले मैमल्स की। देखिए दोनों का ओरिजिन डिफरेंट है, बट काम देखो, काम तो क्या है, विजिबिलिटी, विजन को लेके आना। उसी तरह से हम बात करें फ्लिपर्स की, ऑफ डॉल्फिन एंड पेंगुइन, यू कैन राइट। आप सबको पता है कि डॉल्फिन एक मैमल है और पेंगुइन एक बर्ड है, फ्लाइटलेस बर्ड है। उसके बाद वही कहानी है स्वीट पोटैटो की और एक सिंपल पोटैटो की। स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो देखिए किसकी मॉडिफिकेशन है, ये रूट की मॉडिफिकेशन है। बट जहां तक बात करें सिंपल पोटैटो की, वो किसकी मॉडिफिकेशन है, स्टेम मॉडिफिकेशन है। ओके, और दोनों ही स्टोरेज ऑफ फूड का काम कर रहे हैं, इसलिए फंक्शन कॉमन है ना। और नेक्स्ट एग्जाम्पल, मेरे ख्याल से ये एग्जाम्पल आपके लिए काफी होंगे। अगर आप लिखना चाहें तो एक और एग्जाम्पल है जो कि काफी सारी बुक्स में मेंशन रहता है, क्लोरोजन सेल्स ऑफ अर्थवर्म एंड लीवर ऑफ वर्टिब्रेट्स। इन दोनों का काम डिटॉक्सिफिकेशन का है, या जिस तरह से भी आप लीवर के फंक्शंस को समझते हैं तो उस तरह से फंक्शन क्लोरोजन सेल्स के भी होते हैं। अभी जो क्लोरोजन सेल्स होते हैं ये अर्थवर्म में होते हैं। क्लोरोजन cells in earthworm and liver in vertebrate। ठीक है, अब ये सिर्फ एग्जांपल्स हैं, इनको आपने सिर्फ डायरेक्टली याद करना है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। असलियत में दिमाग यहाँ पर क्या लगाना है उसकी बात हम करते हैं। देखिए जब मैं ये कहता हूं कि होमोलॉगी मींस ओरिजिन सेम है बट फंक्शनैलिटी में डिफरेंस या सिमिलैरिटी आ गई। देखिए सिमिलैरिटी का मतलब एग्जैक्टली सेम नहीं होता, सिमिलैरिटी का मतलब होता है कि लगभग एक जैसा। बट मैं यहाँ पे अगर ज्यादा प्रोमिनेंटली आपको कहूं कि ज्यादा अच्छा शब्द डिफरेंस और सिमिलैरिटी में से कौन सा रहेगा, जहां तक होमोलोगस ऑर्गन की बात है तो वो डेफिनेटली डिफरेंस रहेगा। तो देखा जाए तो होमोलॉगी के अंदर जो भी हमने पढ़ा उसमें मुझे एक चीज समझ आई कि भाई साहब ओरिजिन सेम है बट फंक्शन डिफरेंट हो गया। ठीक है, मैं भी इसको फर्दर थोड़ा सा और इलेबोरेट करूंगा। बट जहां तक एनालॉजी की बात है वहां पता चला कि डिफरेंस ओरिजिन में है, मतलब कि ओरिजिन डिफरेंट है बट जो फंक्शन है वो सेम है। यहां पे मैंने एफ यूज कर लिया है, यहां पे भी आप बोल सकते हैं एफ, कि फंक्शन डिफरेंट डिफरेंट हो गए बट फंडामेंटल स्ट्रक्चर या ओरिजिन की बात करें तो वो सबका सेम। तो दोनों के बीच में अगर कंपैरिजन करें तो हम इस तरह के कंपैरिजन में जो एवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से इन दोनों को देखते हैं, हम ये कह देते हैं कि भाई साहब सिंपल सी कहानी है कि जो आपका होमोलॉगी है वो एक तरह का डाइवर्जेंट एवोल्यूशन है, और जो आपकी एनालॉगी है वो एक तरह का आपका कन्वर्जेंट एवोल्यूशन है। तो देखिए मैं यहाँ तक आपको सिर्फ इसलिए लेके आया, अदरवाइज ये सिर्फ एग्जाम्पल बेस्ड चीजें थी कि आपको थोड़े एग्जांपल्स याद रहे, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादातर एग्जांपल्स पे आते हैं। बट इसका जो फंडामेंटल यहाँ पे हमें जो मेन मोटो है इस चीज को याद करने का कि एक्चुअली में इन चीजों के पीछे एक बात क्या है, वो कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट एवोल्यूशन के बिहाफ पे हम डिस्कस करेंगे। तो मैंने यहाँ पे होमोलॉगी को क्या कहा, इट्स सम सॉर्ट ऑफ डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। और
होमोलॉगी को हमने कंसीडर कर दिया एक तरह से कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। ठीक है, किसके बिहाफ पे? जब हमने इस पिक्चर को एनालाइज किया तो यहाँ पे देखिए, इस पिक्चर को देख के लग रहा है कि एक ओरिजिन से डिफरेंट डायरेक्शंस में बात चल रही है, मतलब डिफरेंट फंक्शन चल रहे हैं, तो एक डाइवर्जेंट के तौर पर हम बात कर सकते हैं। ठीक है और यहाँ पे हमने कहा कि डिफरेंट ओरिजिन थे बट सबका फंक्शन अल्टीमेटली एक हुआ, तो कन्वर्ज कर रही है रेज, और यहाँ पे रेज क्या कर रही है? डाइवर्ज कर रही है, यहाँ पे कन्वर्ज कर रही है। मैं एक और चीज यहाँ पे साथ साथ में ऐड कर रहा हूँ, जो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन होता है उसी को आप अडेप्टिव रेडिएशन भी कहते हैं। मैं क्यों से अडेप्टिव रेडिएशन कहने की बात कर रहा हूँ? क्योंकि देखिए, अगर आप ध्यान से देखें, जैसे कि मैं एक चीता और एक ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल ले लूं, तो ह्यूमन बीइंग के जो 4 लिम्स हैं उनकी जो मॉडिफिकेशन है, हमारे हाथों की जो मॉडिफिकेशन है, वो मॉडिफिकेशन स्किलफुल काम करने के लिए हुई है। हमें भागना नहीं है, हमें भागकर कोई शिकार नहीं करना है। ठीक है, तो हमारा स्किलफुल वर्क के लिए जो मॉडिफिकेशन हाथ की हुई है, और चीता की जो मॉडिफिकेशन 4 लिम्स की हुई है वो हंटिंग और रनिंग के लिए हुई है। तो अल्टीमेटली देखा जाए कारण क्या रहा होगा? जिस तरह का माहौल रहा होगा उस माहौल में अडेप्ट होने के लिए हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस आए होंगे जिसने हमें उस एनवायरनमेंट के प्रति और भी ज्यादा बेहतर ढालने में कहीं ना कहीं मदद की होगी। तो चीता का एनवायरनमेंट वैसा रहा कि उसे हंटिंग करने के लिए दौड़ना पड़ा, हमारा एनवायरनमेंट कुछ ऐसा रहा कि हम थोड़ा ब्रेन ज्यादा यूज करते थे, हमारे स्किलफुल वर्क के लिए हमारे हाथों को उस तरह से मॉडिफाई होने की जरूरत पड़ी, जिसने हमें अपने ही उस एनवायरनमेंट में एक बेहतर अपॉर्चुनिटी दी, या कहें बेहतर ढाल दिया। तो इसलिए हम इसको डाइवर्जेंट एवोल्यूशन को कहते हैं कि ये एक तरह की रेडिएशन है जो किसके लिए हुई? अडेप्टेशन के लिए हुई। ठीक है, तो मैं अभी फिलहाल के लिए डाइवर्जेंट एवोल्यूशन को अडेप्टिव रिएक्शन के तौर पर भी कंसीडर कर सकता हूं। अब वैसी बात अगर हम कन्वर्जेंट एवोल्यूशन में करें, तो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन को हम एक तरह से पैरेलल एवोल्यूशन भी कहते हैं। वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपके साथ डिस्कस करता हूं कि क्यों से ऐसा कहा जाता है।